हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेशल बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में फीलिंग होती है कि सर हम 12th के बाद क्या करेंगे। कुछ बच्चों से मैं बात करता हूँ, कुछ बोलते हैं सर मैं SRCC जाना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें कोई गाइडेंस दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं CA बनना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें कुछ गाइडेंस दीजिए। और मैक्सिमम तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्या करना है 12th के बाद, क्या सोचा है, तो वो कहते हैं सर हमने अभी कुछ नहीं पता, हमें तो कोई गाइडेंस ही नहीं है। चलो, तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, खासकर थोड़े से सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए कि जो वाकई में क्लास 12th के बाद अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, सिंसियर हैं और उसको लेकर कुछ करना चाहते हैं। देखो, आज की वीडियो जो रहेगी वो CUET सेंट्रिक ज़्यादा रहेगी क्योंकि वैसे तो देखो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास कॉमर्स के बाद, खासकर आप देखो अभी क्लास 12th में आ चुके हो। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, हर बच्चे को ये लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, अभी तो मैं जस्ट 12th में आया ही हूँ, सोच लेंगे बाद में क्या करना है। लेकिन आप जैसी सोच रखने वाले हर साल जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाद में परेशान होते हैं, या तो वो ड्रॉप लेते हैं या फिर वो गलत डिसीजन लेते हैं या फिर जल्दबाजी में जो भी निर्णय है वो लेते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि आप अगर अभी मई के महीने में बैठे हुए हो तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो, मई, जून, जुलाई ये आपका स्कूल में ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगस्त आते ही एकदम से देखना स्कूलों के अंदर 70% सिलेबस ख़त्म हो जाता है और आप जानते हो स्कूलों में कितनी तेज़ी से कोर्स भगाते हैं। सितंबर की स्टार्टिंग में आपके ऊपर हाफ ईयरली का वो प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तब आप वैसे ही अपने एग्ज़ामों में लग जाओगे। और स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम अक्टूबर में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, नवंबर और दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, वो प्रेशर शुरू हो जाता है। जनवरी को आप काउंट ही मत करो, फरवरी में आपके मेन बोर्ड्स आ जाएंगे। पॉइंट ये है, और उसके बीच में जो आपके यूनिट टेस्ट, PTs ये सब रहते हैं वो तो 2 बार सीरीज़ होंगी ही होंगी। तो अब आप ये देखो कि हर महीने आपके पास इतने एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम से पहले के 15 दिन आपके वेस्ट होंगे, हर एग्ज़ाम के बाद के 10 दिन में आप कुछ नहीं करोगे रिजल्ट आने तक। कुल मिलाकर आप ये मत सोचो कि आपके पास बहुत टाइम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो मैं खाली क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। एक बार क्लास 12th में तो चलो आप पढ़ के पास भी हो गए, जिनको पास होना है वो तो हो ही जाएंगे, जिनको 70% भी लाने हैं वो भी लास्ट के 1 महीना पढ़ लो, आपके 70 भी आ जाएंगे। जिनको 80 भी लाने हैं वो नवंबर के बाद भी पढ़ लोगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो 90 लाना चाहते हैं, 95 लाना चाहते हैं। तो आप तो भैया सीरियस ऑडियंस हो, तो आपको तो अभी से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या कोई लाइफ का अंत हो रहा है? 12th के मार्क्स की एक ज़माने में वेटेज हुआ करती थी कि भाई उसके बेसिस पर आपके कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपका क्लास 12th ख़त्म हो गया, अब क्या होगा उसके बाद? मान लो आप यहाँ पर 12th का एग्ज़ाम देकर अब खड़े हो गए, अब उसके बाद क्या? तो देखो, बहुत सारे रास्ते होते हैं आगे बढ़ने के। जनरली मोटे मोटे 2-3 रास्ते अगर मैं बताऊं, या तो आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ोगे, लेकिन हर बच्चा एकदम से प्रोफेशनल कोर्स में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में आपको पता है रिस्क भी है, प्रोफेशनल कोर्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्रोफेशनल कोर्स में मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ऑब्वियसली हर बच्चा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कोर्स चाहे करे या कोई नॉर्मल आप ग्रेजुएशन के बारे में सोचो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बारे में सोचो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बारे में हर कोई बच्चा सोचता ही है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था आज की वीडियो थोड़ा सा CUET सेंट्रिक रहने वाली, क्योंकि इसी पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था, बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर इसको लेकर हमें गाइडेंस दो, तो उसी को लेकर गाइडेंस है। देखो, CUET बेसिकली क्या है, आप ऐसा समझ लो कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसका सिंपल भाषा में समझ लो, ये एग्ज़ाम देने से आप एलिजिबल हो जाते हो। अब आपके पास देश भर की जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी मैक्सिमम मान लेते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन सब यूनिवर्सिटियों में कितने सारे कॉमर्स के कोर्सेज़ होते हैं, चाहे BCom प्रोग्राम हो, चाहे इकोनॉमिक ऑनर्स हो, चाहे BCom ऑनर्स हो, यानी कि इतने सारे कोर्सेज़ होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उन सब अलग अलग खूब सारे कोर्सेज़ के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग स्कोर कार्ड का क्राइटेरिया होता है।
कि भाई आपका स्कोर जो होगा उस बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। तो अब मुझे नहीं पता कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर मैं तो BHU में पढ़ना चाहता हूँ, मैं BA ऑनर्स करना चाहता हूँ। हो सकता है कोई बच्चा सोचता हो सर मैं तो इको ऑनर्स करना चाहता हूँ। कोई लड़की सोचे सर मैं तो LSR में जाना चाहती हूँ। कोई लड़का सोचे सर मेरा सपना तो SRCC में BCom ऑनर्स करने का है। तो आई डोंट नो, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ कैसे गाइडेंस देने के लिए, जब तक मुझे आपका गोल नहीं पता। लेकिन फिर भी जेनरिक कर देता हूँ, थोड़ा सा जेनरिक कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि आपका गोल DU जाने का है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जनरली यही कहते हैं सर मुझे तो DU जाना है। अब क्या जाना है DU में वो नहीं पता, लेकिन ठीक है DU में जाना है। सर मुझे SRCC जाना है, ठीक है जी। तो आपको एक तरह से दिल्ली, इंडिया या एशिया के नंबर 1 कॉमर्स के कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो हालांकि वहाँ पर आपके पास 2 कोर्सेज करने के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ठीक है हम और जेनरिक कर लेते हैं कि भाई आपको फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स करना है। तो मेरा रोड मैप सर क्या रहना चाहिए? तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत सारे 12th के बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मुझे तो DU से BCom ऑनर्स करना है, मुझे रोड मैप बताओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इस रोड मैप को तो सुन लोगे, लेकिन खाली अकेला यही सोचना बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इतने लाखों बच्चों के बीच में कुछ चुनिंदा सौयों बच्चे होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहली बात तो ये कि खाली ये सोचना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो खाली ये मत सोचो, आपको अपने रडार पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी रखनी पड़ेंगी और आपको कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अदर कोर्सेज भी रखने पड़ेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसी गाइडेंस इस वीडियो में देने वाला हूँ जिसमें आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा और आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी इक्वली गुड कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल रहोगे और आप एक रिस्क फ्री तरीके से अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। देखो भाई, हर आदमी चाहता है मैं विराट कोहली बन जाऊं, हर बच्चा चाह रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूं और विराट कोहली जितना नाम कमाऊं, लेकिन ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। तो रिस्क भी है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं थोड़ा सा बस। तो करना क्या है सर, अब ये बताओ। तो देखो जी, मैं आपको एक सिंपल सी गाइडेंस देता हूँ। CUET का आपका जो एग्ज़ाम होगा 2027 में होगा, राइट। CUET का पेपर होता है 50 क्वेश्चन से भरा हुआ, अगर मैं एक पेपर की बात करूं, ठीक है। एक पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ करा तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। हर रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 मार्क आपका नेगेटिव डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब ऐसा भी नहीं है कि 50 क्वेश्चन हैं तो आपने सोचा चलो भैया ABCD तुक्का मार दिया, ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, गलत होने पर मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। अब जब हमें इस तरह के पेपर की तैयारी करनी है जहां 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और वो भी नेगेटिव मार्किंग की तलवार सर पर लटकी हुई है, तो आप ये तो समझ लो कि बिल्कुल अप्रोच 12th से अलग होगी। स्पीड गेम बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल तलवार की नोक की तरह होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए कौन सी एप्लीकेशन लग रही है, क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है। और प्लस MCQ में करने की ट्रिक्स अलग होती है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगते हैं, मेथड ऑफ आपके सब्सटीट्यूशंस लगते हैं, प्लस ऑप्शन से कई बार आपको आंसर निकालने पड़ते हैं कि भाई सही ऑप्शन क्या है। तो खैर वो तो हम सीखेंगे ही। मोटा मुद्दा ये है कि जब हम बात करते हैं आपके एंट्रेंस की, तो इसके लिए सबसे पहला आपका जो होता है पेपर 1 वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया आपका एक पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 250 मार्क्स। इसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है, ये कंपलसरी है। एक लैंग्वेज में इंग्लिश ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने इंग्लिश पढ़ते हैं। अब इंग्लिश ये वो वाली नहीं है जो आप 11th या 12th में पढ़ते हो, इसमें इंग्लिश का सिलेबस एक अलग तरह का सिलेबस होता है। उसका भी लिंक नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, जिसमें वोकैबुलरी भी होती है, अनसीन पैराग्राफ भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप 12th में नहीं पढ़ते। दूसरा इसके बाद होता है जिसको बोलते हैं वैसे डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन का मतलब ये होता है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने मेनली 11वीं 12वीं में स्पेसिफिकली पढ़ते हो। लेकिन क्योंकि मैं कॉमर्स के बच्चों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपके 3 मेन सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। एक हो गया अकाउंट्स, एक हो गया बिजनेस स्टडीज़, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं या फिर आप मैथ्स भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने
जेनरिक रखने के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ रख लिए, क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, मैथ भी रख सकते हो, कोई और भी रख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वो रख सकते हो। ये भी हर पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो टोटल आपके हो गए अब तक 4 पेपर्स, राइट, इंग्लिश और ये 3। अगर आप खाली इतने 4 पेपर्स की तैयारी करते हो तो आप DU के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन इसमें आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपको अपने साथ एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी अगेन 250 मार्क्स का ही पेपर होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। तो जब आप इन 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो तो आपने एक तरह से अपने सेफ्टी नेट को बिल्कुल बड़ा कर दिया। अब आप ये 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करके भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के हर प्रकार के कोर्सेज के लिए, मतलब एक्सेप्ट फॉर ऐसा मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर सबके लिए एलिजिबल रहोगे, जो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब इस बात को समझो ध्यान से, आप अपने क्लास 12th तक की जो पढ़ाई करते हो उसमें इन 5 में से 3 सब्जेक्ट्स तो फिर भी पढ़ते हो, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ पढ़ते हो। पढ़ने का मतलब है सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हो, लेकिन 12th का पैटर्न बिल्कुल अलग है, 12th में आपकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, क्वेश्चंस की वैरायटी बिल्कुल अलग है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चंस की अप्रोच बिल्कुल अलग है, क्वेश्चंस जो पूछेगा उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, पेपर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है, प्लस ये सारे पेपर होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT इसको बोलते हैं। तो क्या आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन स्क्रीन पर आया उसको स्क्रीन पर ही टिक करने का ऐसा एक्सपीरियंस होगा? नहीं, वो 12th में नहीं है। 12th में तो आप शीटों पे लिख रहे हो। तो इट इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल ये बोलना चाहूँगा, इतनी बातों की एक बात, कि आपको कुल मिलाकर ये 5 पेपर्स की तैयारी करनी है, 1250 नंबर की तैयारी करनी है, मोटा मोटा CUET स्पेसिफिक ओरिएंटेड। अब देखो, ये तैयारी करते समय ऑब्वियसली अगर मैं आपको लेकर चलूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, सुनने में लगेगा कि बहुत सारा टाइम है। फरवरी को आप काउंट ही मत करो, बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे। जनवरी को आप काउंट ही मत करो, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी करनी होती है, और बोर्ड ख़त्म होते होते मार्च एंड हो जाता है। उसके बाद इस बार भी पेपर CUET का ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला है, मुश्किल से 40 दिन का टाइम मिलता है। अब मैक्सिमम बच्चे जो सोचते हैं मैं 40 दिनों में ही CUET की तैयारी करूंगा, वो फिर एक गैम्बल कर रहे हैं। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। एक तरह से आपको अगर 1 बाल्टी पानी पीना है तो आप 1 घंटे में भी पी सकते हो, 1 दिन में भी पी सकते हो। 1 घंटे में पीना होगा तो आपके ऊपर बर्डन आएगा, 1 दिन में पियोगे तो धीरे धीरे सिप सिप करके पीते रहोगे, बर्डन नहीं आएगा, बस वो वाली बात है। लेकिन आपको बोर्ड्स के बाद 40 दिन मिलेंगे। जनवरी का महीना काउंट ही मत करो, फरवरी का महीना काउंट ही मत करो। अभी हम बैठे हैं मई के महीने में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ध्यान से सुनना, दिसंबर का पूरा महीना आपका प्री बोर्ड में जाने वाला है, जिस समय आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसको भी हम हटा देते हैं, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। तो अपने पास बस 30 नवंबर तक का आइडियल एक समय है जिसमें आप कुछ CUET की तैयारी पर फोकस कर सकते हो। अब उसमें भी बीच में आपका ऐसा टाइम आएगा जब सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे, तब थोड़ा प्रेशर होगा। जुलाई में स्कूल दोबारा खुलेगा समर वैकेशंस के बाद, फिर कुछ PTs हो जाएंगे। अक्टूबर में सिलेबस ख़त्म होने वाला होता है स्कूलों में। नवंबर में कई बच्चों के तो स्कूलों में नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं, फिर आप प्रेशर सिचुएशन में आ जाओगे। तो इसका तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका है कि आपके पास जो संडे या सैटरडे का दिन है, राइट, या जब भी छुट्टी है आपकी, उसमें आपको कोशिश करनी है 2-3 घंटे डिवोट करने हैं CUET को लेकर। उसको आप एक रोटेशन बेसिस पर रख सकते हो। रोटेशन बेसिस कैसे बना सकते हो? मान लो आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, अकाउंट्स, इको, BST, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है जी। अब
इनको रोटेशन बेसिस पर रख लो कि भाई आज इंग्लिश पढ़ लिया, अब अगले सप्ताह अकाउंट्स करेंगे, अगले सप्ताह इको पढ़ेंगे, अगले सप्ताह बीएसटी पढ़ेंगे, अगले सप्ताह जीएटी पढ़ेंगे। इस तरह से आपको रोटेशन बेसिस पर उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो आप अपने 12th की तैयारी करते हो, खासकर उस 12th की तैयारी को अपने इस CUET की तैयारी के साथ सिंक करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे, देखो आप सिंपल तरीका, हम क्लास 12th का एक लाइव परिवर्तन बैच चला रहे हैं, आपको पता ही है, और बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स हो सकता है अभी परिवर्तन बैच वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है जी। तो आपको अगर मैं अकाउंट्स का एग्जांपल लेकर समझाऊं, हम फंडामेंटल्स ख़त्म कर चुके, यूट्यूब पर भी अपने संकल्प बैच में हमने फंडामेंटल्स ख़त्म कर लिया। अब आपको अगर मैं बताऊं, इस कमिंग संडे, इस संडे मेरी CUET की क्लास है, वो भी स्पेसिफिक जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी बच्चे परिवर्तन बैच के हैं, आपकी इस संडे CUET की क्लास है, लो मैं बता ही रहा हूँ, 12 बजे। अब उस दिन हम क्या करने वाले हैं, उस दिन हमारी अकाउंट्स की क्लास है। उस दिन मैं CUET के अकाउंट्स का जो फंडामेंटल्स है हमारा चैप्टर 1, हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। उस दिन सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो CUET बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये सेम चीज़ आप सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे एनरोल्ड हैं बैच में, तो हम ऑब्वियसली बच्चों को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाते हैं। अब अगले वीकेंड पर हमारे दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होगी, उसके अगले वीकेंड पर दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो हम इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। सेम मॉडल आप भी अपने सेल्फ स्टडी में अपना सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा भी हफ्ते के 2-3 घंटे इस चीज़ पर दोगे, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। तो आपको महीनों में हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा हो, पर ये नंबर ऑफ आवर्स में कम है, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने 12th पर ही डिवोट हो पाओगे और CUET का सैटरडे संडे का भी टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए हमने इस बार अपने बैचेस को टाइम से स्टार्ट करा है। और ये वीडियो मैं मेनली इसलिए भी बना रहा हूँ, एक रिमाइंडर भी है कई बच्चों के लिए, वो पूछ भी रहे थे कि सर हमें आपके साथ CUET की तैयारी करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप हमारे CUET बैच में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस संडे से पहले आप अगर एनरोल कर लोगे तो मेरे साथ आपको वो लाइव सेशन अटेंड करने का भी मौका मिलेगा, और उस सेशन को आप अटेंड करके आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी कि CUET में क्या पैटर्न रहता है, खासकर अकाउंट्स में जब आप देखोगे तो। हालांकि मैं वो सेशन आपके लिए ऐप पर भी उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन वो संडे के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। तो आपको तब तक बस एक काम करना है, अगर आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपना एक टाइम टेबल इसी तरह से बनाएं सेल्फ स्टडी का, कि कैसे करना है, वीकेंड मॉडल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर सब्जेक्ट को रोटेशन बेसिस पर लेकर चलना है, ताकि ऐसा भी ना हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, दूसरा मिस आउट हो जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप अपनी 12th की तैयारी करते रहोगे, तो जितने चैप्टर 12th के पढ़ते रहोगे, उतने चैप्टर्स की ही CUET की कॉरस्पॉन्डिंग तैयारी करवानी है। अब हम अपने बैचेस में हम खुद आपको वो चीज़ करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रह सकते हो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी में भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। CUET के हमारे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, 2-3 ऑप्शंस हैं अलग अलग, जो भी आप बैच लेना चाहते हो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और प्लस हमारा CBT मॉडल का एक टेस्ट सीरीज़ भी है, जो सिर्फ 999 से स्टार्ट होता है, जिसकी पूरी फीस ही 999 है, जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के 3000 क्वेश्चनों से ज़्यादा CBT बेस्ड टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। चल, तो खैर, इस वीडियो को बनाने का मेरा अल्टीमेट पर्पज़ ये था कि थोड़ा सा आपको जागरूक करूं, आपको आगे की राह दिखाऊं। एंड आपके मन में अगर कोई डाउट, क्वेरी हो, तो इसी वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। और अन्यथा आप अगली वीडियो में मुझे बता दो कि किस टॉपिक को लेकर आप कवरेज चाहते हो, कोई और आपके मन में डाउट है, तो वो वीडियो भी मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक संडे से पहले अगर आप एनरोल करते हो हमारे इस बैच में, और इनफैक्ट नो डाउट परिवर्तन बैच में भी आप कर सकते हो, अगर आपको 12th की तैयारी को लेकर अपने मन में अभी भी कोई डाउट है, कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। एंड संडे से पहले आप अगर ज्वाइन करते हो हमारा CUET बैच, तो संडे को मुलाकात करेंगे 12 बजे आपसे, और उस दिन करेंगे आपके साथ CUET की अकाउंट्स की तैयारी का आगाज़। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।